दोनों सेल्स में अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो कौन सी सेल है जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग नहीं होगी। और दूसरी बात मैं ये करने वाला हूँ कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस हैं वो सेम कंपार्टमेंट में किस में होते हैं और दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में किस में होते हैं, और कहाँ पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये कपल्ड प्रोसेस है, मतलब एक साथ होते हैं, और किस में ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड प्रोसेस ना हो के अलग अलग होते हैं, सेपरेट प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के डिफरेंस की ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोकैरियोट्स में बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस सेम कंपार्टमेंट में होता है, सेम कंपार्टमेंट में होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा बेटा, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको न्यूक्लियस में होता हुआ मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, और ट्रांसलेशन आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा बेटा। तो दो अलग अलग जगह पे, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। इस बात को आप कैसे समझेंगे? देखिए, इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना दे रहा हूँ। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मैंने बना दी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो अगर डीएनए से डीएनए बनेगा, मतलब कि अगर रेप्लिकेशन होगा तो वो न्यूक्लियस में होगा। और अगर ये डीएनए एक आरएनए बनाता है, ये एक डीएनए था, इसने दूसरे डीएनए को बनाया, तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा। और अगर इस डीएनए से ये आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को मैं ट्रांसक्रिप्शन कहता हूँ। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में यहीं पे इसी के अंदर इस आरएनए की प्रोसेसिंग होगी। क्या होगा? यहाँ पे आरएनए की प्रोसेसिंग होगी, आरएनए की प्रोसेसिंग होगी, और ये आरएनए बाद में ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा। क्या करा दिया जाएगा? उस आरएनए को ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आप देखेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ये सब कहाँ पे हुए? न्यूक्लियस में। और उसके बाद में इस आरएनए को कहाँ भेज दिया गया? इसको भेज दिया गया बेटा साइटोप्लाज्म में। और इस आरएनए को जिसको साइटोप्लाज्म में भेजा, उसके ऊपर आके राइबोसोम करेंगे बाइंड, और फिर होगा यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो एक ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो आपको कहाँ पे मिल रहा है? साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। लेकिन ये मैंने किसकी बात की है? ये एक यूकैरियोटिक सेल की बात की है बेटा। ये किसकी बात की है मैंने? एक यूकैरियोट के बारे में बात की है, या यूकैरियोटिक सेल की बात की है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर मैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए ये मिलेगा बेटा कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो होगा नहीं, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं, जिसमें इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो चाहे इस डीएनए का ये डीएनए बनना हो
तो भी ये इसी कंपार्टमेंट में होगा, न्यूक्लियस तो होगा नहीं यहाँ पे। चाहे इसको आरएनए बनाना हो तो भी यहीं पे होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई भी प्रोसेसिंग, मैं पूरा लिख देता हूँ, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं होगी। बाकी आपको डीएनए से अगर डीएनए बनता हुआ मिल रहा है, मतलब आपको रेप्लिकेशन होता हुआ यहाँ पे मिलेगा, चाहे यहाँ पे आप दूसरा प्रोसेस देखें जिसे मैं ट्रांसक्रिप्शन कह दे रहा हूँ, ये दोनों ही प्रोसेस आपको एक कंपार्टमेंट में मिलेंगे, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं होंगे। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। इसमें देखिए ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहे थे, ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहे थे, और यहाँ पे ये सारे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग नहीं माना जाता, यहाँ पे न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की, तो वो न्यूक्लियस में कैसे हो सकता है, होगा नहीं। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं डिफरेंस के ऊपर बेटा। तो ये दोनों सेम कंपार्टमेंट में हुए, वो दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट में हुए। और क्या डिफरेंस कर सकते हैं बेटा हम? दूसरा डिफरेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई भी आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होगी, और यहाँ पे आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग देखने के लिए मिलेगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और अगर आप बात करें बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में और डिफरेंसेस की, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, ये दोनों ही कपल्ड प्रोसेस है। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों ही कपल्ड प्रोसेस हैं, कपल्ड प्रोसेस हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे प्रोसेस को हम को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और ये यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को बना रहा है। तो जब तक आरएनए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पहले पूरा आरएनए तैयार होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होगा कि आरएनए आगे आगे धीरे धीरे बन रहा होगा और आरएनए की फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब कहने का ये है कि अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रांसक्रिप्शन अभी हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन अभी हो रही है। और ट्रांसक्रिप्शन के होते वक्त इसी पे राइबोसोम और बाइंड कर जाएंगे और ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको आगे आगे ट्रांसक्रिप्शन, पीछे पीछे ट्रांसलेशन। लेकिन अगर बात करें हम लोग यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों ही सेपरेट प्रोसेस हैं। ये दोनों ही क्या हैं बेटा, ये दोनों ही सेपरेट प्रोसेस हैं, ये दोनों ही सेपरेट प्रोसेस हैं। यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या करेगा, ये पहले आरएनए को बनाएगा। तो जब कंप्लीट आरएनए बनेगा तब जाके इसकी प्रोसेसिंग होगी और तब आगे चल के इस पे राइबोसोम बाइंड करेंगे और तब ट्रांसलेशन होगा। मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन तो पहले होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक अलग प्रोसेस है और उसके बाद में ये ट्रांसलेशन करेगा। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन अभी आगे की तरफ हो रहा है और पीछे पीछे ट्रांसलेशन होगा।
तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या हो गए, ये कपल्ड हो गए, एक साथ हो रहे हैं। को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन अभी हुआ नहीं है, ट्रांसलेशन पहले स्टार्ट हो गया। तो को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आरएनए प्रोसेसिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। और ये आपको मेन डिफरेंस मिलेगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लेवल पे मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टॉपिक की, जिस टॉपिक को कहा जाता है टाइप ऑफ आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए, तो टाइप ऑफ आरएनए में हमें मेनली बात करनी है 3 टाइप के आरएनए की। बेटा हमें यहाँ पे अगला टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है टाइप ऑफ आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए, तो हमारे जो सिलेबस में हमें पढ़ने हैं वो है, सबसे पहला बेटा हमें पढ़ना है mRNA। M यहाँ पे, M का मतलब है मैसेंजर, M का मतलब है मैसेंजर। दूसरा प्रोसेस हमें पढ़ना है जिसे कहते हैं हम लोग बेटा tRNA। T का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र। और तीसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं rRNA। R का मतलब होता है राइबोसोमल। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट का आरएनए कौन होता है, तो आपको बताना है कि भाई राइबोसोमल आरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी सेल में। ठीक है बेटा, और आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे लीस्ट अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, तो आपको बताना होगा कि मैसेंजर आरएनए सबसे लीस्ट अमाउंट का होता है। मतलब एमआरएनए की परसेंटेज है 3 से 5%। टीआरएनए कितना होता है बेटा, ये होता है 13 to 15%। और आरआरएनए 70 to 80%। 70 to 80% ये आपका राइबोसोमल आरएनए होता है। अब आपसे बात की जाए कि इसमें सबके का मतलब एक तो स्ट्रक्चर कैसा है और इन सब के फंक्शन क्या क्या हैं। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा ये एक स्ट्रेट अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी बात करूं टीआरएनए की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको 2D फॉर्म में तो क्लोवर लीफ मिलेगा और 3D शेप में आपको इन्वर्टेड एल शेप मिलता है। इन्वर्टेड एल शेप मिलता है। इस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हॉली, और इनके साथ में एट ऑल। बेटा हमेशा याद रखिएगा ये जो टर्म है एट ऑल, ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये टर्म यूज़ किया जाएगा जैसे सपोज़ आप एक रिसर्च टीम को लीड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम क्या है, आपका नाम है ध्रुव या रुद्र। तो रुद्र एक टीम को लीड कर रहा है, रिसर्च की टीम है। अब उसमें कोई एक मेजर डिस्कवरी हो जाती है, तो वहाँ पे जो उसके टीम मेंबर्स हैं जिनका एफर्ट उस रिसर्च में रहा, तो उन सब के नाम नहीं लिखे जाएंगे। वहाँ पे बोला जाएगा ध्रुव एट ऑल।
या मैंने दूसरा नाम क्या बोला था, रुद्र एट ऑल। ठीक है, क्यों? जो एट ऑल है वो उसके सारे टीम मेंबर्स को वहाँ पे शो कर रहा है, और जो वहाँ पे रुद्र है या ध्रुव है जो उस टीम को लीड कर रहा था, वो उसका फर्स्ट नाम होगा। तो यहाँ पे हॉले जो थे उनकी टीम में ये सब एट ऑल में आ जाएंगे बेटा। और जो इन्वर्टेड एल शेप थी इसको बेटा किम एंड क्लग ने दिया था, इन दोनों लोगों ने दिया था। और अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो बेटा इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये रखते हैं। ठीक है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा। तो एमआरएनए, सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि जो डीएनए के ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन या जेनेटिक कोडॉन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एमआरएनए क्या करता है, इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन present on DNA in form of कोडॉन। ठीक है जी, ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो डीएनए पे प्रेजेंट थी उसको कोडॉन की फॉर्म में कैरी करके चलता है। और टीआरएनए का काम क्या होता है, तो टीआरएनए बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये ट्रांसलेशन की साइट पे अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, और दूसरा काम ये करता है कि जो कोडॉन एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट थे उसका एंटीकोडॉन इस टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला फंक्शन इसका है कि इट बेसिकली कैरी या ब्रिंग अमीनो एसिड टू साइट of translation, and it also carry anticodon in anticodon loop which is complementary to codon present on मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। और इस आरआरएनए का काम क्या है बेटा, बेसिकली ये जो आरआरएनए हैं ये कुछ प्रोटीन के साथ में मिल जाते हैं और दोनों मिलके राइबोसोम की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इसकी राइबोसोम की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो इनका काम क्या हुआ, दे बेसिकली हेल्प इन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम क्या होते हैं, ये है साइट ऑफ ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। दूसरा बेटा ये एमआरएनए एक काम और करते हैं। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम को और टीआरएनए को बाइंड करने के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। दे बेसिकली प्रोवाइड टेम्पलेट। क्या करेंगे, दे बेसिकली प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए। मतलब आप इसको कैसे समझेंगे, सारी बात को एक एक करके मैं इन सारी चीज़ों का अब जो है ना एक बार में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस बात को ऐसे समझिएगा बेटा, आप समझिएगा ये जितने भी आरएनए हैं
इन सब के फंक्शन क्या होंगे, तो एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि mRNA का काम है कि एक तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसको वो कोडॉन की फॉर्म में कैरी करता है। और कोडॉन का रेलेवेंस क्या है कि जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस वही होगा जो कोडॉन की फॉर्म में डीएनए से कॉपी किया गया था, ठीक है। और दूसरा काम उसका क्या है कि राइबोसोम उसी के ऊपर बाइंड करेगा mRNA के ऊपर, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो mRNA प्रोवाइड करता है। मतलब ये सारी बात आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी मैं थियोरेटिकली बोलूँ, मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ इन सारी बातों को। यहाँ पे मैं आपको ये सारी बातें बना के समझाता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैंड मैंने आपको दे दिए। रैंडमली इसके अंदर मैं सीक्वेंसेस को लिख देता हूँ। सीक्वेंसेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री मैं सीक्वेंसेस को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आरएनए जो यहाँ पे बनेगा वो इस नीचे वाले, जिसे मैं नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या कहता हूँ, इसको नीचे वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं बेटा इसे। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो बेसिकली जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। किसके लिए टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आके बाइंड करेगा उसको टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम कोडिंग स्ट्रैंड का है। और ये जो असली में टेम्पलेट था या टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार होता है। तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आरएनए तैयार कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप बात समझिएगा, यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार कर रहा हूँ बेटा। ये मैंने एक आरएनए तैयार कर दिया है जो कि इस नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज 3:5 के कॉम्प्लीमेंट्री था। अब क्या होता है, इसके ऊपर ये जो 3 का ये 3 लेटर्स जो आपको दिख रहे होंगे जिनको मैं एक साथ बना दे रहा हूँ, इन सबको बेटा हम लोग कोडॉन कहते हैं। ये पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे कोडॉन हैं। तो इन कोडॉन्स के हिसाब से अमीनो एसिड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन कोडॉन्स के हिसाब से अमीनो एसिड्स को जो प्रोटीन बनेगी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा कैसे। तो इस पे एक तो काम क्या हुआ कि जो डीएनए के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए के ऊपर भेजा गया कोडॉन की फॉर्म में। पहला फंक्शन ये किसके, ये एमआरएनए का है। और दूसरा ये टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा। किस लिए टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम को बाइंड करने के लिए जो जगह चाहिए वो ये एमआरएनए प्रोवाइड करता है। तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि एमआरएनए क्या करेगा, इन राइबोसोम की बड़ी और छोटी सब यूनिट्स, छोटी सब यूनिट होती है 30S 40S, बड़ी सब यूनिट होती है 50S 60S, इनके लिए ये एक्ट करता है एज टेम्पलेट और इस पे वो बाइंड करते हैं, तब जाके ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होना शुरू होता है। ठीक है, अब ये दोनों का फंक्शन तो समझ में आ गया होगा, किसका किसका, एमआरएनए का और आरआरएनए का। आरआरएनए का फंक्शन क्या तो बताया था मैंने, राइबोसोम की सिंथेसिस करवाना। और राइबोसोम ये रहे, ये बड़ी सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। और दोनों किसकी सब यूनिट्स हैं, ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं।
ये दोनों ही राइबोसोमल सब यूनिट हैं, है ना। तो mRNA का फंक्शन समझ में आ गया, rRNA का फंक्शन समझ में आ गया। mRNA और rRNA का फंक्शन मैंने क्या बताया था, राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। किसकी? राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। ये दोनों काम है rRNA के। अब tRNA बचा हुआ है, तो tRNA क्या करता है? तो बेटा बहुत ध्यान से समझना मेरी बात आप। देखिए tRNA का काम क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर RNA। तो ट्रांसफर किस चीज को करेगा? तो वो ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को। अब अमीनो एसिड कहाँ से आए? तो दो तरीके के अमीनो एसिड आपके अंदर अवेलेबल है, एक असेंशियल और एक नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड वो जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, जिन्हें आप फूड की फॉर्म में लेते हैं किसी बाहर के सोर्स से, वो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर देती है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं करना, वो अमीनो एसिड्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं। अब वो जो अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं, उन्हीं अमीनो एसिड्स को यहाँ पे जो है उन्हीं को जोड़ के एक प्रोटीन को बनाना है। और उन अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस उस प्रोटीन में होगा, उसको ये mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि जिस तरीके का यहाँ पे सीक्वेंस है, उसी तरीके से वहाँ पे अमीनो एसिड्स को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। हर कोडॉन की अपनी एक इंफॉर्मेशन है। जैसे AUG है, तो AUG है तो मिथियोनिन ही आएगा, UCU है तो ल्यूसीन ही आएगा, UU है तो फिनाइल एलिनिन ही आएगा, CUC है तो सीरीन ही आएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कोडॉन का, उस हिसाब से अमीनो एसिड्स का, कौन सा अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ प्रोटीन में बनने वाला है वो डिसाइड करेगा। और उन अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लाने का काम कौन करेगा? तो वो ट्रांसफर RNA करेगा। tRNA क्या करेगा? इट बेसिकली ब्रिंग्स द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। और दूसरा काम क्या करता है? उसके पास एंटी कोडॉन होगा, जो कि इस कोडॉन के जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब आप इस बात को ऐसे समझिएगा, आप इस सारी बात को ऐसे समझिएगा। मैं अब tRNA के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ कि tRNA अब कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसफर RNA की बात कर लेता हूँ पहले। ये छोटी सब यूनिट्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये लार्ज सब यूनिट है, इसमें 3 साइट होती हैं। इन 3 साइट्स में जो सबसे पहली साइट होती है, इसे हम लोग A साइट कहते हैं। जो दूसरी साइट होती है बेटा, इसे हम लोग P साइट कहते हैं। अब एक बात और ध्यान दे लें, अगर जिसको ये टाइप ऑफ जो RNA है, mRNA, tRNA और rRNA, जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ट्रांसलेशन भी समझ में आ जाएगा। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर आपने ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ लिया तो आपको आधा ट्रांसलेशन आ गया। ठीक है, इसे P साइट कहते हैं। और इस वाली को बेटा हम लोग E साइट कहते हैं। ठीक है, एग्जिट साइट। E मतलब एग्जिट, P मतलब पेप्टाइडिल, और A मतलब आप इसे अमीनो एसाइल भी कहते हैं, या इसे आप एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक tRNA है, tRNA है, tRNA का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ। तो इसमें जो 5 प्राइम एंड होता है उस पर हमेशा ग्वानिन होता है, और 3 प्राइम साइड पे लास्ट में अनपेयर्ड कंडीशन में आपको CCA सीक्वेंस मिलते हैं, और यहाँ पे अमीनो एसिड्स लगे होते हैं। जनरली अमीनो एसिड जब नहीं होते, जैसे ये tRNA है जिसके ऊपर मैं आपको अमीनो एसिड लगा के नहीं दिखा रहा हूँ,
जिसके ऊपर में कोई अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग अनचार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं, इसे हम अनचार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। और जिसके ऊपर अमीनो एसिड आके लग जाता है, ठीक है, इसको बेसिकली अमीनो एसिड को जब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है ना इसके ऊपर, तो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये बेसिकली इस अमीनो एसिड को इसके ऊपर भेज देता है। तो ये जो टीआरएनए है, ये एक तो आप इसे चार्ज्ड टीआरएनए भी कह सकते हो, और आप इसे बेटा अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी कह सकते हो, अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी कह सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर ये जो लूप होता है, इसे बेटा हम लोग एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगा। इसे आप एंटी कोडॉन लूप कहते हो। तो ये जो एंटी कोडॉन लूप है, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। इस एंटी कोडॉन लूप में जैसे ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे AUG लगा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, कोडॉन है। इसका एंटी कोडॉन, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री UAC, ये एंटी कोडॉन लूप में होता है। तो जब भी अमीनो एसिड को लगाया जाएगा किसी भी प्रोटीन के अंदर, तो उन अमीनो एसिड्स को पकड़ के ये टीआरएनए लाएगा। कैसे लाएगा? तो इसको मैं साफ सुथरा करके अभी बनाता हूँ आपके सामने बेटा, इसको मैं साफ सुथरा करके आपके सामने बनाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम को अपनी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसीलिए मैं सामने रख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे हटा सकता था। मैं फिर से एक एमआरएनए आपके सामने बना दे रहा हूँ बेटा, मैं फिर से एक एमआरएनए आपके सामने बना दे रहा हूँ। जो ऊपर बनाया हुआ था, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब इस एमआरएनए के ऊपर, इस एमआरएनए के ऊपर मैं राइबोसोम्स को बाइंड कर देता हूँ। तो राइबोसोम्स में सबसे बड़ी सब यूनिट यहाँ पे है, राइबोसोम में सबसे बड़ी सब यूनिट है ये, और छोटी सब यूनिट है ये। अब इसमें तीनों साइट लगा दी मैंने, ठीक है, इसमें मैंने तीनों साइट लगा दी, A साइट, P साइट और E साइट। अमीनो एसाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीनो एसाइलेटेड जो टीआरएनए है वो यहीं से एंटर करेगा। तो सपोज़ कोई एक चार्ज टीआरएनए है, कोई एक चार्ज्ड टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को लेके अपने ऊपर आ रहा है, या मैं कह रहा हूँ ये चार्ज्ड है, अमीनो एसाइलेटेड है, टीआरएनए है। एंटी कोडॉन इसके पास है UAC। अब ये आया A साइट से या एक्सेप्टर साइट से, ये एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद में ये P साइट के ऊपर बैठता है, P साइट के ऊपर ये बैठेगा, ये अमीनो एसिड है। तो ये जो अमीनो एसिड है AUG के लिए, ये हमेशा जो AUG के लिए अमीनो एसिड होता है, याद रखना प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है, और यूकैरियोट्स के केस में ये बेटा मिथियोनिन होगा, ये मिथियोनिन होगा। तो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन और मिथियोनिन ये हैं। तो अब यहाँ से ये टीआरएनए आया जो अमीनो एसाइलेटेड था, और आने के बाद में UAC कोडॉन एंटी कोडॉन मैच हुआ। अगर ये कोडॉन और एंटी कोडॉन, मतलब कैसे, यहाँ पे AUG है और यहाँ पे UAC है, ये दोनों अगर मैच कर जाते हैं, तो इसके ऊपर जो लगा हुआ अमीनो एसिड था, जो यहाँ पे ये अमीनो एसिड लेके आया था अपने ऊपर, उस अमीनो एसिड को एक पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है, जो जैसे सपोज करो ये कौन सा होगा, ये मिथियोनिन है। तो इस मिथियोनिन को यहाँ पे P साइट के ऊपर, किसके ऊपर,
पी साइट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अब ये जो टीआरएनए था बेटा, ये जो टीआरएनए था जो अब अनचार्ज हो गया, इसको एग्जिट साइट से बाहर भेज दिया जाएगा, इसको एग्जिट साइट से बाहर भेज दिया जाएगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए ने क्या किया, ट्रांसफ़र आरएनए ने आपकी बॉडी के अंदर जो अवेलेबल अमीनो एसिड्स थे उनको ट्रांसलेशन साइट पे पहुँचाने का काम किया। तो इसीलिए आप उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र आरएनए, जो ट्रांसफ़र करता हो अमीनो एसिड्स को। अब ये क्या करता है, जैसे सपोज करो ये पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन लग गया, मिथ्योनिन यहाँ पे लग गया। अब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, अब क्या होता है, मैं इसी को दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे पहला कोडॉन रीड कर लिया गया, AUG रीड कर लिया गया, ठीक है, AUG रीड कर लिया गया। अब ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये आगे बढ़ गई, ये यहाँ पे पहुँच गई। अब इनमें जो पी साइट थी, इस पी साइट पे पहले से मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, दूसरा टीआरएनए आता है, दूसरा टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड्स को लेके आता है या अमीनो एसिड को लेके आता है और ये पहुंच गया CAU पे। CAU का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, AU, ठीक है, तो ये हो जाएगा GUA। अब यहाँ से ये आया, A साइड से एंटर करा, A साइड से एंटर करा, अब यहाँ पे आके बैठा, ठीक है, कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कर गए। अगर मैच कर जाते हैं तो इसके ऊपर जो अमीनो एसिड लगा हुआ उसको फिर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया और यहाँ पे बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा दी और फिर से ये अनचार्ज हो गया, ये एग्जिट साइट से बाहर चला गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सही ही जो टीआरएनए हमेशा क्या सही एंटर करता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी गलत टीआरएनए भी, जो गलत एंटीकोडॉन लेके भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो गलत एंटीकोडॉन गलत अमीनो एसिड लेके आ सकते हैं, तो वो सीधा आके एग्जिट साइट से बाहर चले जाएंगे। देखेंगे कोडॉन एंटीकोडॉन मैचिंग हो रही है, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, एग्जिट साइट से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स ने ये रीड कर लिया, इसे रीड कर लिया, अब इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे दोनों सब यूनिट और इनके को रीड करते 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 ये कब तक बनता चला जाएगा, जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन को बनाया गया, कैसे बनाया गया, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को यहाँ पे लगाया गया और उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को लगाने का जो लगाने का ऑर्डर था वो इसने डिसाइड किया और आरएनए के अंदर जो कोडॉन का सीक्वेंस था उसको डीएनए ने डिसाइड किया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये रोल होता है टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए का ट्रांसलेशन के अंदर। अब मैं वापस उसी स्लाइड पे आ जाता हूँ जिसमें हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ आरएनए को पढ़ रहे थे, उसी के ऊपर आ जाता हूँ। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको लगभग सारी बातें बताई, अब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टीआरएनए होता है, ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होता है 1 मोलर NaCl में, ये सॉल्युबल होता है 1 मोलर NaCl के अंदर। और बेटा हम इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हम इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया था कि ये mRNA है, इसके ऊपर कोडॉन है, ये एक tRNA है और यहाँ पे अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एंटीकोडॉन है। तो ये क्या कर रहा है, इस अमीनो एसिड
और इस कोडॉन के बीच में अडेप्टर का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, आप इस बात को ऐसे समझिएगा, जैसे ये आपका स्विच बोर्ड है, ये आपका स्विच बोर्ड है। अब आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास में एक तो होता है अडेप्टर। उस अडेप्टर में आप क्या करते हैं, उसको जो मोबाइल का चार्जर होता है उस, ये आपका मोबाइल है, तो आप मोबाइल की जो मेन चार्जिंग लीड होती है आप उसमें लगाते हैं, फिर आप इस चार्जर को इसके बीच में लगा देते हैं। तो बीच में जो मॉलिक्यूल था ये कौन है, अडेप्टर है ना। तो जैसे यहाँ पे ये कोडॉन है mRNA के ऊपर और ये अमीनो एसिड है, इनके बीच में ये अडेप्टर का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इनके बीच में अडेप्टर का काम, जैसे मोबाइल और ये जो आपका स्विच है, ठीक है, इस स्विच के बीच में ये अडेप्टर का काम कर रहा है। इसी तरीके से ये mRNA और अमीनो एसिड के बीच में अडेप्टर का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो इसका 2D स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि 2D स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, tRNA का 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो किसी भी tRNA का जो 2D स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 5 प्राइम सीक्वेंस है और ये 3 प्राइम है। इसमें मैंने आपको बताया 3 सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अनपेयर्ड होंगे और उसके ऊपर आपको अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड मिलेगा जिस पे आके अमीनो एसिड बाइंड करता है। तो ये हो गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। इसमें ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप, इसमें ये है mRNA, इस mRNA पे क्या है, कोडॉन है। सपोज़ यहाँ पे कोडॉन है U, U क्या है, कोडॉन है। तो यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन हो गया ये, तो ये क्या है, एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन है। इसे हम लोग कहते हैं T-CyC लूप या राइबोसोम बाइंडिंग लूप, राइबोसोम बाइंडिंग लूप। ठीक है जी। ये वाली जो होती है इसे हम कहते हैं वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म। इसे हम कहते हैं DHU लूप और इस वाले पार्ट को DHU लूप कहते हैं। और एक चीज़ और कहते हैं बेटा, इसे हम लोग अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसी भी tRNA का बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA।